ओके। सो हम थे इस पे संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। पहला क्वेश्चन है 1861 अधिनियम में, 1909 अधिनियम में, 1919 अधिनियम में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा इसको पारित किया गया था और लागू कब किया गया था? 1937 के अधिनियम द्वारा ना। तो इसका देखते हैं आंसर है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था आपका 1937 में। बी इज राइट आंसर। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन कब लाया गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है 1937 के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1937 के द्वारा, क्योंकि 1935 और देयर इज 1935 द्वैध शासन ना, द्वैध शासन 1935। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था के समाप्त का प्रावधान किया गया था। और 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन का के तहत विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित में था, दूसरा हस्तांतरित में था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किसने किया था? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किसने स्थापित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, या भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं 1919 की अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? कौन सी है देख लेते हैं। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था दी, हाँ ये सही है। और बी मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये गलत है, ये आपका गलत है। और सी केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या है। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम है। भारत शासन अधिनियम में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम में भारत सचिव कौन था? एडविन मॉन्टेग्यू था भाई, एडविन मॉन्टेग्यू। वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसी के समय में पारित हुआ था। इसमें जो है राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी और इसको आरक्षित और हस्तांतरित दो श्रेणियों में प्रशासनिक विषयों को बांटा गया था। एक हस्तांतरित था, दूसरा आरक्षित था। प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों को उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांत के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में रखा गया। 1909 के अधिनियम में ही
क्या हुआ था भाई 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक संप्रदाय किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई एग्जाम्स में आ चुका है, पीसीएस और आईएएस यूपीएससी हर एक जगह पे ये आता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इस तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। कब बनाई गई थी? 1892 के भारतीय काउंसिल, 1909 के, 1919 के या फिर 1935 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1919 के द्वारा इसका राइट आंसर होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। और द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट का बैठक कहलाता था। इसमें सीटें थी 1919 के धारा के तहत। इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ए 1961 एक्ट, बी 1917 एक्ट, सी 1919 एक्ट या डी 1915 एक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 1919 एक्ट। कौन सा होगा? सी 1919 एक्ट। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित थी। भाई राष्ट्रपति अध्यादेश किस अधिनियम के तहत आया था? राष्ट्रीय अध्यादेश। सो इसका राइट आंसर 1919 के अधिनियम, 1935 के, 1909 के या फिर 1947 के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1935 के अधिनियम द्वारा आया था। तो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। 1861 से ही प्राप्त थी। लेकिन इस संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है किससे आई थी? अनुच्छेद 123 में है। और भारतीय अधिनियम सरकार अधिनियम 1935 के धारा 42 और 43 से प्रेरित है। ये केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ए 1926, 1937 या ये 1945। सो राइट आंसर इसका 1926 होगा और इधर 1945। ए और सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संविधान निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो इसका किस अधिनियम के द्वारा? 1909 के द्वारा, 1919 के द्वारा, 1935 के द्वारा या फिर 1947 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसके द्वारा 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा संविधान निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था और भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार, डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 या सी 1935 या डी 1947। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो यह था 1935 अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो भारत सरकार जो है, भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित
योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों को विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में क्या किया, केंद्र में लागू कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था। जो कि प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना इसी के अंतर्गत हुई थी, 1935 के अंतर्गत। और इस संघ के निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं। निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। कौन नहीं थी? अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था, समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। बी इज राइट आंसर, यानी कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन कौन से अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम द्वारा राइट आंसर होगा ये सी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर 1935, 1947 के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस एक संविधान ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो कौन सी संविधान ने दी थी भाई? 1909, 1919, 1935 या 1947? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर संघीय शासन की व्यवस्था दी थी 1935 के द्वारा। द राइट आंसर। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी भाई? अवशेष शक्तियां संघीय विधान पालिका को, इसको प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गवर्नर जनरल को दिया गया था। सरकार निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ था? 1935 में कौन सा किया हुआ था और महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? और उसमें से एक महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है। ए, देश के लिए लिखित संविधान। बी, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। सी, एक संघ की योजना पर विचार। या डी, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देश के लिए लिखित संविधान नहीं था। भारत शासन अधिनियम में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का उल्लेख सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा आया था सबसे पहले, और 1935 में समाहित थे और जो थे तीनों। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, या फिर इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत विभाजन उल्लिखित है, या इसके द्वारा देशी रियासतें समाप्त हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह भारत संविधान का प्रमुख स्रोत है इसलिए, और सारे क्या हैं? ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित था।
इसके मुख्य उपन्य क्या क्या थे भाई? संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांत में द्वैध शासन लाया गया, स्वायत्त शासन और द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, छठवां प्रांतीय विधानमंडल, सातवां केंद्र में प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा आठवां फेडरल न्यायालय की स्थापना। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियमों का के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? भाई ये बताइए, बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? 1909, 1919, 1935 या फिर 1947? तो राइट आंसर क्या होगा? 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। तो ये देख लेते हैं, गवर्नमेंट एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में भारत को जो है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आज के लिए यहीं तक। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और हमारे इस तरीके के वीडियो को सब जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़, एंड शेयर भी ज़रूर करें। सो साइनिंग ऑफ एंड